डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। पावर सिस्टम में तीसरा वीडियो है DFCCL रिवीजन सीरीज के लिए। DFCCL के पेपर होने वाला है, आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। और दूसरी बात कि आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे इतना अच्छा रिस्पांस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो शॉर्ट नोट्स मुझे लगता है कि आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल जे करके चैनल है, उसके ऊपर देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। अप्रॉक्स सारे पेपर का ही है, 5-6 पेपर का होगा, 6 पेपर का, जो कि SSC JEE में जो भी सिलेबस में है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीक़े से लिखा हुआ, पावर सिस्टम का, मशीन का, बेसिक है, एकदम शॉर्ट नोट्स है। और आपको जो है ना, एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बेहतर है वो, उसको देख सकते हो, शायद आपको अच्छा लगा होगा। और मैं भी आप लोग के लिए वो, तो आप लोग एक बार उसको देखो अच्छे से। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का पसंद आया होगा, तभी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे ABCD पैरामीटर के बारे में। अब ये ABCD पैरामीटर में हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, क्या ABCD को वैल्यू। देखो हम लोग लिखते हैं ना VSIS, सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट। उसके बाद से होता है ABCD, ठीक है। यहाँ हमारा VR IR के साथ इसका रिलेशन निकालते हैं। यहाँ से आप VS का वैल्यू लिख सकते हो। VS क्या लिख सकते हो, BIR, ठीक है। उसके बाद से क्या निकाल सकते हो सर, IS का वैल्यू निकाल सकते हो CVR प्लस DIR। क्लियर है। अब हम लोग जो है ना एक एक करके फाइंड आउट करते हैं क्या क्या मेरे को फाइंड आउट करना है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग A कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। A हमारा कब निकलेगा, जब हमारा I का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि रिसीविंग एंड करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो चलो हम लोग A निकाल लेंगे कैसे सर, A हमारा हो जाएगा VS/VR। A कब निकलेगा, जब हमारा ये IR का वैल्यू हो जाएगा 0। IR का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा A निकल के आ जाएगा VS/VR। ये हमारा कब निकलेगा, जब हमारा IR का वैल्यू होगा 0। और ये वैल्यू हमारा होता क्या है, A का जो वैल्यू होगा इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन एट ओपन सर्किट। क्योंकि IR का वैल्यू 0 हो रहा है, रिवर्स वोल्टेज गेन एट ओपन सर्किट। रिवर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा सेंडिंग एंड बाई रिसीविंग एंड है। वहीं अगर हमारा VR/VS होता तब हम लोग बोलते हैं कि हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज गेन है। गेन का कोई लिमिट, गेन का कोई यूनिट नहीं होता है। चलो अब हम लोग C कैसे निकाल सकते हैं। C हम लोग कैसे निकालेंगे, जब IR का वैल्यू 0 करेंगे। चलो C का वैल्यू क्या निकल के आएगा, IS/VR। और I/V हमारा क्या होता है, I/V क्या होता है, V/I हमारा R होता है। I/V हमारा क्या होता है बोलिए, एडमिटेंस होता है। I/V हमारा एडमिटेंस होता है। जैसे V/I हमारा Z होता है, वैसे ही I/V हमारा एडमिटेंस होता है, ये आपको पता है। चलो IS/VR करेंगे कब, जब IR का वैल्यू होगा 0। IR का वैल्यू 0 होने से का मतलब क्या है कि ये हमारा जो C निकल के आता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स एडमिटेंस। अब ये इसको भी रिवर्स एडमिटेंस क्यों बोलते हैं, ये आप लोग समझ पा रहे हो, आप लोग समझ पा रहे हो। रिवर्स एडमिटेंस एट ओपन सर्किट। क्लियर है, A और C निकल गया। अब तीसरा हम लोग निकालते हैं B का वैल्यू। B कब निकलेगा, जब रिसीविंग एंड वोल्टेज का वैल्यू 0 होगा। चलो तो B हमारा क्या होगा, B हमारा होगा VS/IR, ठीक है। कब होगा ये, जब VR का वैल्यू होगा हमारा 0। तो देखो V/IR बोलते हैं, VS/IR सेंडिंग एंड वोल्टेज बाई रिसीविंग एंड करंट। तो इसको बोलते हैं हम लोग V/I को हम लोग इम्पिडेंस बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर इम्पिडेंस, ट्रांसफर बोलेंगे इम्पिडेंस, ठीक है। यानी कि हमारा क्या हो रहा है, सोर्स से लोड की तरफ जा रहा है, ट्रांसफर इम्पिडेंस इसको बोलते हैं एट शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू है 0। चौथा क्या निकाल सकते हैं, ABC निकाल लिए। D कैसे निकालेंगे, D हमारा निकलेगा यहाँ पे कब, जब हमारा VR का वैल्यू होगा 0। तो D क्या वैल्यू क्या होगा, IS/IR। अब बताओ यहाँ पे सेंडिंग एंड करंट बाई रिसीविंग एंड करंट है, सेंडिंग एंड करंट बाई रिसीविंग एंड करंट है। तो ये करंट गेन जो है, ये हमारा ये करंट गेन का वैल्यू होता है D में, तो इसका वैल्यू करंट गेन है, ठीक है। ये करंट गेन है। तो ये बताओ रिवर्स करंट गेन है या फॉरवर्ड करंट गेन है, ये हमारा रिवर्स करंट गेन है। क्यों सर, क्योंकि हमारा सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड हो रहा है, वही हमारा रिसीविंग से, क्योंकि हम लोग देखो, हम लोग फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया कि रिसीविंग बाई सेंडिंग, ठीक है, रिसीविंग बाई सेंडिंग। क्लियर है। तो ये हमारा ABCD का वैल्यू निकल के आ गया। चलो उसके बाद से जो है एग्जाम में कभी कभी ये पूछता है कि हमारा जो है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस, इसका बस वैल्यू याद रखना है और कुछ इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग ZC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या होता है सर, ये हमारा होता है अंडर रूट क्या होता है सर, ZOC ओपन सर्किट इम्पिडेंस इंटू Z शॉर्ट सर्किट। क्लियर है। यानी कि हम लोग ZOC कैसे निकालेंगे, देखो मैं पिछले स्लाइड में फिर जाता हूँ। हम लोग जो है ना ZOC कैसे निकाल लेंगे, ZOC हमारा क्या आएगा, VS/IS होगा। हमारा
जेड कब होगा, वी एस बाई आई एस, ठीक है क्लियर। तो वी एस बाई एस निकालने के लिए क्या करोगे, हमारा अगर जेड निकालते हो, जेड ओ सी निकालते हो, यानी कि वी एस बाई आई एस, ठीक है। वी एस बाई आई एस करेंगे तो हमारा आएगा ए बाई सी, इसी को बोलते हैं इम्पिडेंस एट सेंडिंग एंड। जेड एस सी निकालेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, वी एस बाई आई एस, एक मिनट जूम हो गया, वी एस बाई आई, एक मिनट पेन में, वी एस बाई आई एस, इसका वैल्यू क्या निकल के आता है सर, इसका वैल्यू निकल के आता है बी बाई डी। चलो अब इसको पुट करते हैं, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा अंडर रूट ए बाई सी इंटू बी बाई डी, ठीक है, अंडर रूट ए बाई सी इंटू बी बाई डी। प्रैक्टिकली हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल होता है, तो हमारा जेड सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी बाई सी। क्यों, क्योंकि सर हमारा सिमेट्रिकल के लिए ए इक्वल टू डी होता है, ठीक है। हमारा प्रैक्टिकली ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए देखते हैं कि वैल्यू हमारा क्या होता है पैरामीटर का, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए पैरामीटर का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड करंट, सॉरी सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, और हमारा ये रिलेशन क्या होता है सर, 1Z01, इसको हमेशा याद रखोगे, 1Z01, ठीक है, VRIR। तो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू 1 आ रहा है, बी का वैल्यू Z आ रहा है, सी का वैल्यू 0 आ रहा है, डी का वैल्यू 1 आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। यानी कि हमारे सिमेट्रिकल भी है और रेसिप्रोकल भी है। सिमेट्रिकल का केस क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू डी, ये सिमेट्रिकल का केस है, सिमेट्रिकल भी है। और हमारा रेसिप्रोकल का केस क्या है, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1, तो रेसिप्रोकल भी है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके लिए हो गया, हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए, एक एक करके सबके लिए पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कितना मॉडल होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमारा 3 टाइप का मॉडल होता है। चलो हम लोग अभी देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कितना मॉडल होता है, 3 टाइप का होता है। सर कौन कौन, वो देखते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे VS IS, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें याद रखने का तरीका मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। BRIR 1 प्लस YZ ZY1, ये तो हमारा, चलो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में देखो पहला मॉडल जो पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा मॉडल है, रिसीविंग एंड मॉडल, रिसीविंग एंड मॉडल। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा जब पावर सिस्टम पढ़ा होगा, या मैं पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सर सेंडिंग एंड सी मॉडल, सेंडिंग एंड सी मॉडल, ये भी, इसको भी सी मॉडल लिख। चलो इसमें सर हमारा क्या होता है, देखो VS IS होगा, मैं डायरेक्ट VS IS नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट पैरामीटर का वैल्यू ही लिख रहा हूँ, टाइम किलिंग हो जा रहा है। देखो हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, 1 प्लस YZ/2, Z तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस YZ/4, ठीक है। यहाँ हमारा क्या रहेगा, Y तो रहेगा ही, देखो हमारा Z और ये Y हमेशा रहेगा, ठीक है, हमेशा रहेगा। सिर्फ हमारा एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा 1 प्लस YZ/4, ये हमारा 1 प्लस YZ/2 रहेगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल तो होना चाहिए। चलो हमारा सेंडिंग एंड हो गया। अब देखो सेंडिंग एंड हो गया, अब हमारा 2 हो गया, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड। तीसरा हमारा है इसमें नॉमिनल T मॉडल। 4 है, एक नॉमिनल पाई भी हो जाएगा ना, मैं नॉमिनल पाई बोल रहा था। इसका देखो पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस YZ/2 तो फिक्स है, यहाँ Z है 1 प्लस YZ/4 फिक्स है। अब देखो यहाँ पे फिर जो है ना Y के साथ एक और टर्म आ जाता है, 1 प्लस, सॉरी एक मिनट, स्टैंडिंग एंड, ये हमारा गलत लिखा गया, ये सेंडिंग एंड सी का नहीं है, ये हमारा है, ये हमारा जो है किसके लिए है, नॉमिनल T मॉडल के लिए है, ठीक है। और ये जो है हमारा है, ये जो हमारा है किसके लिए सर, नॉमिनल पाई मॉडल का है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है सर, दोनों में डिफरेंस है कि हमारा क्या होगा, एक में Z के साथ 1 प्लस YZ/4 होगा, एक में हमारा Y के साथ 1 प्लस YZ/4 होगा, ठीक है। देखो आपको क्या याद रखना है, आपको सर कैसे रिलेट इसको याद रखना है। देखो आपको क्या दिख रहा है कि चलो हमारा 1 प्लस YZ/2 तो फिक्स है, ये 1 प्लस YZ/2 भी फिक्स है।
जेड हमारा और वाई, ये दोनों जेड और वाई फिक्स है। अब क्या होगा सर, नॉमिनल टी के केस में वाई जेड बाई 4 हमारा यहाँ रहेगा और पाई के केस में हमारा वाई जेड बाई 4 वाई के साथ रहेगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। चलो एक और हमारा छूट रहा है ना, जिसको मैं गलती किया था, ये हमारा होगा सर सेंडिंग एंड सी मॉडल। इसके अंदर क्या देखेंगे सर, ये हमारा होता है 1 जेड वाई 1 प्लस वाई जेड, ठीक है। रिसीविंग एंड से अपोजिट हो जाता है, रिसीविंग एंड से अपोजिट हो जाता है, ये 1 की जगह हमारा 1 प्लस वाई जेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग ट्रांसमिशन है, जनरली पूछा नहीं जाता, तो इसलिए लॉन्ग ट्रांसमिशन के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। पावर का इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं, पावर से उम्मीद कम है कि पावर से पूछा जाएगा, क्योंकि देखो वो बड़ा इक्वेशन हो जाता है तो पूछने का चांसेज कम है। तो हम लोग पावर वाला बस एक टेबल बना लेते हैं, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, उसको ही देखते हैं सर टेबल क्या है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लो डायरेक्शन ऑफ रिएक्टिव पावर फ्लो। चलो इसमें क्या देखना होगा वो देख लेते हैं हम लोग। एक, दो, तीन, यहाँ पे देखो ये QS है, ये QR है, ये हमारा डायरेक्शन है, क्लियर है। चलो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे, जब हमारा QS ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर ग्रेटर देन 0 होगा, रिसीविंग एंड भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि हमारा डायरेक्शन क्या होगा, इस लाइन को देगा, ठीक है। सेंडिंग एंड से लाइन में जाएगा, लाइन क्या देगा सर, लोड को देगा, ठीक है, क्लियर है। यानी कि हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये हमारा सर सोर्स से लोड को जाएगा, क्लियर। रिएक्टिव पावर समझ में आ रहा है। चलो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे, लेकिन ठीक है फिर भी समझ में आ रहा होगा। अगर हमारा QS का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, QR का वैल्यू लेस देन 0 है, तब क्या होगा सर, हमारा सेंडिंग एंड से कहाँ पे जाएगा, लाइन में जाएगा। फिर लोड से कहाँ पे जाएगा, लोड से भी लाइन में जाएगा, ठीक है। यानी कि लोड हमारा लेस देन 0 हो गया, तब क्या करेगा, लोड हमारा सप्लाई करेगा, लोड भी लाइन को देगा। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लाइन में क्या होगा, इंजेक्टेड एट बोथ एंड, दोनों साइड से लाइन में इंजेक्टेड होगा रिएक्टिव पावर, क्लियर है। इसको एकदम ही याद रख के जाओगे। तीसरा केस हमारा होगा QS भी लेस देन 0 होगा, QR भी लेस देन 0 होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा लाइन क्या करेगा सर, सेंडिंग एंड में देगा रिएक्टिव पावर, ठीक है। लोड क्या देगा सर, लाइन को देगा, लोड लाइन को देगा। QR लेस देन 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट हमारा लोड से कहाँ जा रहा है, रिएक्टिव पावर सोर्स में जा रहा है, ठीक है। सारे केस संभव है, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। चौथा केस हो सकता है QS लेस देन 0, QR ग्रेटर देन 0, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन किसको देगा सर, लाइन देगा सोर्स को या सेंडिंग एंड साइड में, ठीक है। फिर लाइन किसको देगा सर, लाइन फिर हमारा किसको देगा बोलो, लोड को देगा, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा ऐसा संभव नहीं है, क्लियर है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है, इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा जब पढ़ेंगे हम लोग, तो क्लियर है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बारे में, जो ZC लिखे तो उसका वैल्यू लिखते हैं। ZC नॉर्मली जो है ना Z/Y भी दिया रहता है, ठीक है, क्लियर। Z/Y भी दिया रहता है। उसके बाद से हमारा एक और टर्म आता है यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं सर, ZC को लिखते हैं R प्लस JωL G प्लस JωC, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। यहाँ पे अगर लॉसलेस लाइन है तो R और C का वैल्यू 0 होगा, तो ZC का वैल्यू हो जाता है √L/C। ये किसके लिए सर, लॉसलेस लाइन के लिए है। इसको भी आप ध्यान में रखोगे, क्लियर है। चलो इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ पूछने के चांसेस तो मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं सर कुछ हम लोग पावर प्लांट वाला टॉपिक से देखते हैं। यानी कि हम लोग जैसे सुने थे कि हमारा एक होता है सर क्या सर, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर ये क्या होता है, लोड फैक्टर बताओ। लोड फैक्टर होता है सर एवरेज लोड बाई
मैक्सिमम लोड, एवरेज लोड बाई मैक्सिमम लोड, यानी कि इसमें हमारा लोड फैक्टर का वैल्यू <<1 होता है। ठीक है, ओवरऑल ये क्या करता है सर, पर कॉस्ट यूनिट जनरेटेड जो है ना वो बताता है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सर डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में। इसके क्या होता है सर, ये हमारा होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बाई, क्या होगा बोलो, ये मैक्सिमम डिमांड। तो इसमें क्या होगा सर, अगर डाइवर्सिटी फैक्टर ज़्यादा होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्या होगा सर, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर क्या होगा सर, कम होगा। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं सर डिमांड फैक्टर के बारे में। डिमांड फैक्टर क्या होता है सर, डिमांड फैक्टर में हम लोग लिख सकते हैं कि डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ प्लांट इक्विपमेंट, यानी कि मैक्सिमम डिमांड बाई कनेक्टेड लोड इसका होता है, मैक्सिमम डिमांड बाई कनेक्टेड लोड। क्लियर है, मैक्सिमम डिमांड बाई कनेक्टेड लोड। चलो अब हमारा है इसमें प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, इसको लिख सकते हो एवरेज डिमांड बाई प्लांट कैपेसिटी, एवरेज डिमांड बाई प्लांट कैपेसिटी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें हमारा क्या है सर, अब यहाँ तक तो हमारा हो गया, हाँ यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स और देखते हैं, वेट हम लोग देखते हैं टैरिफ के बारे में। टैरिफ हम लोग नहीं ना पढ़े थे, नहीं, टैरिफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ा जाएगा। क्लियर है, चलो हम लोग पढ़ेंगे टैरिफ के बारे में, कितने टाइप का टैरिफ होता है, सब चीज़ हम लोग एक एक करके पढ़ लिया जाता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है टैरिफ के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल टैरिफ। सिंपल टैरिफ, इसके अंदर क्या होगा सर, पर यूनिट हमारा चार्ज होगा वो कांस्टेंट होता है सिंपल टैरिफ में। फिर हमारा होता है फ्लैट रेट टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ। इसमें क्या होगा सर, ये हमारा डिफरेंट कंज्यूमर के लिए डिफरेंट जो है ना चार्ज होगा, यानी कि पावर लोड अगर इंडस्ट्री में है तो पावर लोड में है तो उसमें अलग होगा, लाइट लोड में यानी कि हमारा मतलब क्या बोलते हैं वो घर और पे है उसके लिए अलग होगा, यानी कि लाइटनिंग लोड में हमारा पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लॉक रेट टैरिफ। ठीक है, ब्लॉक रेट टैरिफ मतलब कि हमारा क्या होगा, अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग हमारा रेट होगा। ठीक है, यानी कि हमारा लोड फैक्टर बढ़ेगा तो पर यूनिट कॉस्ट हमारा कम हो जाता है। ब्लॉक रेट टैरिफ में सब इसका एग्जांपल देके बता देता, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक है, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा क्या होगा, सक्सीडिंग ब्लॉक में हमारा रेट क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। जैसे मान लो 30, 35, 40 बढ़ रहा है तो हमारा पर यूनिट पावर जो है वो का रेट है वो कम होते जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं फिर टू पार्ट टैरिफ। टू पार्ट टैरिफ मतलब कि फिक्स रेट है और रनिंग रेट है। ठीक है, दोनों का हमारा अलग अलग है। उसके बाद हमारा है इसमें मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। पांचवा हमारा है, बस आप नाम से भी समझ जाओगे, टिक लगाना रहेगा, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। मैं इसका एग्जांपल करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, डिमांड टैरिफ। फिर होता है हमारा, ये हमारा सेम है टू पार्ट टैरिफ की तरह है। ठीक है, चलो छठा हम लोग पढ़ते हैं पावर फैक्टर टैरिफ। पावर फैक्टर टैरिफ। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं सर, इसमें हम लोग देखते हैं कि केवीए मैक्सिमम डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, स्लाइडिंग स्केल के ऊपर है, KWN KVR के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थ्री पार्ट टैरिफ, जिसमें हमारा फिक्स्ड चार्ज है, सेमी फिक्स्ड चार्ज है, रनिंग चार्ज है। तो ये सब चीज़ आप लोग एक बार डिटेल में देख लेना। क्लियर है, इसको आप लोग एक बार डिटेल में देख सकते हो, कोई इसमें मतलब स्ट्रेस की बात नहीं है। अब हम लोग कुछ पॉइंट हम लोग का बचा हुआ था उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग के बारे में तो पूरा पढ़ चुके थे कि के हमारा के साथ, अब हम लोग का बचा हुआ है सर, हाँ हम लोग का एक पॉइंट बचा हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं।
पॉइंट क्या बचा हुआ सर? एक मिनट। हाँ, हम लोग अभी देखेंगे कि अगर हमारा 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम है तो ये कब किसके लिए यूज होगा सर? ट्रांसमिशन होगा लार्ज पावर में। क्लियर है? अगर मान लो अगर आपके पास 3 फेज 4 वायर है तब किसके लिए होगा सर? तब इसको बोल सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज में क्या क्या होता है सर। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज ये हमारा होगा 220 वोल्ट, 400 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट नहीं, किलो वोल्ट में 765, ये सब किलो वोल्ट में, सॉरी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज में क्या देखते हैं सर? 33, 66 और 132 kV। फिर हम लोग देखते हैं सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में, यानी कि 3.3, 6.6 और 11 kV। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं सर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में। इसमें क्या देखते हैं सर? 415 to 40 वोल्ट्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, यानी कि फ्यूज, रिले, सर्किट ब्रेकर, फॉल्ट, ये सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा जितना मैक्सिमम था एक ओवरव्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे ना कि सवाल अटैच कर रहे हैं बस। मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन को अटैच करके आप लोगों को बताना वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो सब चीज़ें शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अटैच करेंगे। ठीक है, थैंक यू।